नया दिखाना चाहता हूँ आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम दीक्षा सभी यूज कर रहे हैं, टीचर्स स्टूडेंट सभी यूज कर रहे हैं। तो दीक्षा में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है, आप टीचर को एक गाइड के रूप में देखें। एसएसटी नहीं, मैथ भी है, साइंस है, और सब्जेक्ट जो भी है, आप अपने कंटेंट बहुत बेहतरीन तरीके से आप दीक्षा से ले सकते हैं। कई बार मेरा मन था कि मैं आपको दीक्षा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताऊं। आज का जो चैप्टर है मैं उसी के माध्यम से बताना चाहूंगा। केवल ये बताएंगे इसमें हम कि दीक्षा में हमें क्या क्या मिल सकता है। आप सभी लॉगिन हैं दीक्षा में। ऐसा कोई है आप में से जिसका दीक्षा पे प्लेटफॉर्म पे आईडी नहीं बना हुआ है? कोई ऐसा है जिसने अभी तक दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अपनी आईडी नहीं बनाई है? एकदम क्लियर बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। है कोई ऐसा? नो सर। नहीं है? नो। ओके शिवम, सर बना लिए। बना लिया है। खुशी, और वीडियो ऑन करिए एक बार सभी लोग। वीडियो ऑन करके बैठिए एक बार, वीडियो ऑन करके बैठिए। मुझे दिखाई तो दे ना आप किस पोजीशन में हैं। हाँ, ऑन रखिए इसको। आयुष्मान, वीडियो ऑन करिए बेटा। अनुष्का, अर्चिता, अनुषा, वेरी गुड। आराम से रिलैक्स मोड में बैठिए और कोशिश करिए जब भी क्लास लेते हैं वीडियो ऑन ही रखें। जब रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको ऑन ही रखें। अगर जैसे मैं इस रिकॉर्ड को कहीं भेजता हूं तो मुझे ये जवाब देना होता है कि आप अपने बच्चों से इंटरेक्टिव क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं। अब जरा देखो, आप अब इस समय जैसे आप वीडियो ऑन करके बैठे हैं, है ना? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम एक इंटरेक्टिव क्लास कर रहे हैं? मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, कुछ चीजें समझ में आ रही है। कई बार क्या होता है, हम खाना खा रहे होते हैं और क्लास ले रहे होते हैं, है ना? घर का काम कर रहे होते हैं और क्लास ले रहे होते हैं। ये सारे सारे देखो भाई, मैं भी उसी पीरियड से निकला हूं जिस दौर से आप हैं। सारी शैतानियां जो आप अभी लोग कर रहे हैं, ये सब मैं भी करते हुए यहाँ तक पहुंचा। तो थोड़ा बहुत तो मैं आपसे वाकिफ हूँ। ऐसा नहीं है कि परिचित नहीं हूँ, ठीक है? वीडियो ऑन ही रखिए, ऑफ मत करिए बेटा सभी लोग, ठीक है? अब जिनका नहीं है वो ध्यान से सुने। दीक्षा प्लेटफॉर्म इतना इनक्रेडिबल मानता हूं मैं इसको। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, हमारे खुद के भी कंटेंट डाले गए हैं दीक्षा पे। हमारे अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं इनसे भी किसी ने सुना है पीएम ई विद्या? लॉकडाउन के पीरियड में इतने मौके मिले हैं हमारे टीचर्स को, केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स को इतने मौके मिले जितने किसी को नहीं मिले। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने का मुझे मौका मिला। मैंने वहां भी जितना भी मैं कर सकता था, इतना मैं भी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं था, लेकिन मैंने भी प्रयास किया। काफी वीडियोस, जबलपुर केंद्रीय जो अपना विद्यालय संगठन का जो जबलपुर आरओ है, वहां भी मेरे वीडियोस को अपलोड किया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। उसके अलावा आपको शायद दिखाया नहीं हो, मैंने स्टेटस पे डाला था, मुझे लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला। ये अपने आप में मेरे लिए उपलब्धि है। और कुछ अच्छा करके आप खुश हो तो बेहतर है। ऐसे तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो जीवन में हम हासिल करते हैं, लेकिन ऐसी उपलब्धि हासिल करनी चाहिए जिससे काफी लोगों का भला हो। अब उस टाइम जहाँ स्कूलें चल नहीं रही थी, टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, कोई कहाँ फंसा हुआ है, कोई कहीं गांव में फंसा हुआ है, कोई शहर में फंसा हुआ है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी ने दीक्षा का नाम नहीं सुना, गूगल क्लासरूम जानते नहीं थे, समझ ये नहीं आ रहा था कि पढ़ाना कैसे है। उस टाइम दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म ने एक दिशा प्रदान की। दीक्षा यानी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो क्या है, कैसे है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। और कोई चीज पूछनी होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं वो अपनी प्रेजेंट कर दें, और जो वीडियो ऑफ कर रखा है जिन्होंने, वो अपना वीडियो ऑन रखिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। ये दीक्षा है एक प्लेटफॉर्म, तो जानिए समझिए क्या क्या है। आज का जो चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसकी बात करेंगे। देखो मैं वापस से बता रहा हूं, जैसे ही आप कुछ नहीं करेंगे, गूगल पे जाएंगे,
गूगल पे जाके आप दीक्षा, यहाँ ऊपर दिख रहा होगा आपको, दीक्षा लिखेंगे, diksha.gov.in, केवल दीक्षा भी लिखेंगे तो दीक्षा पोर्टल ऐसा आपको दिखाई देगा। आप इसको हिंदी में कर सकते हैं, आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं, मराठी, बंगाली, है ना, असमी, सारी भाषाएं हैं भारत की, लगभग 10 से 12 भाषाएं हैं इसमें दे रखी है। अगर आप मराठी अच्छे से समझते हैं तो आप मराठी में इसको कर सकते हैं, यानी भाषा का भी विकल्प है यहाँ। अब देखो यहाँ कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है तो फर्स्ट नंबर आप देखोगे डिजिटल टेक्स्ट बुक आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको कोई कोर्स करना है, इसमें से अगर आपको कोई कोर्स करना है ना, बहुत सारी इसमें ट्रेनिंग्स होती हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि देखो, यहाँ देखो आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप इसमें ये भी आप कर सकते हैं। आप एनआईओ से है या आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से हैं, देखो पर्टिकुलर स्टेट के बोर्ड का भी यहाँ बुक्स वगैरह सब मिल जाएंगी आपको। तो कोई आपका साथी है, आपका कोई भाई है जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ से अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो है वो सीबीएसई है और एनसीईआरटी है। सीबीएसई का जो बोर्ड है एनसीईआरटी की बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मीडियम हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों हो सकता है, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, देख पा रहे होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश कर रखा है और हिंदी भी कर रखा है। उसके बाद आपकी क्लास कौन सी है, तो आपकी क्लास 9th क्लास है, आपने क्लास सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ देखोगे सामने आपको डिजिटल टेक्स्ट बुक में आपको बुक्स दिखाई देंगी। इकोनॉमिक्स के 3 तरह के, देखो ये इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही बुक के 2 पार्ट हैं। यहाँ देखो आपको यहाँ 10th क्लास की मिल जाएगी, है ना, तो देखो यहाँ तो 9th क्लास की है ये दोनों, ये बीच में 10th क्लास की है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं सिविक्स, तो सिविक्स की तरफ चलते हैं। कंटेम्पररी ये हमारी ज्योग्राफी है, इसके बाद में ये हिंदी, हिस्ट्री, आईसीटी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हम टेक्स्ट बुक देखेंगे, तो ये 9th की टेक्स्ट बुक है, ये मैं इसको क्लिक करता हूं। देख पा रहे हो ना सभी लोग, यस और नो में बोलो एक बार। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान से देखो, ये एक चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, फर्स्ट चैप्टर है। जब आपको चैप्टर सेलेक्ट करना है तो आप राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो एरो बना हुआ है, यहाँ पे चैप्टर्स दे रखे हैं। देखो अब क्या क्या देखना है, ऑल चीजें देखनी है तो ऑल चीजें देख लो। अगर मान लो आपको वीडियो ही देखना है तो केवल दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा, आपको खुद को देखना ही, वीडियो देखना है और आपको ये चैप्टर देखना है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब जैसे आप वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन देखते हो तो पहले फर्स्ट वीडियो को मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे 2 वीडियो बने हुए हैं लगातार, फर्स्ट वीडियो क्लिक करता हूँ। अब देखो आप इस वीडियो को देखिए। Hello friends, this is the 5th chapter of political science. The name of this chapter is working of institutions. वॉइस आ रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। जस्ट 1-2 मिनट के लिए बताना चाह रहा हूँ, 1-2 मिनट के लिए ना, केवल समझना, देखना कि आपको कितनी सारी चीजें आपको यहाँ फ्री में मिल रही है। In today's video, we will learn about the Mandal Commission and the Parliament. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में। On August 13th, 1990, the Government of India issued an order. August 13, 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया। देखा आपने एक वीडियो, है ना? यस सर। हाँ, अब देखो इसी के अलावा और देखो, ये तो वीडियो की बात करी हमने, ऐसे और भी वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं इसमें जाकर के। दूसरा दिखाता हूं मैं, इसी का दूसरा पार्ट है, उसमें केवल गवर्नमेंट ऑर्डर और उसके बारे में बता रखा है। This is the 5th chapter of political science. The name of this chapter is working of institutions, and this is the second part of this chapter. In today's video, we will learn about political executive and judiciary. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। So friends, as you must remember, हमने पिछले वीडियो में एक केस स्टडी पढ़ी थी about an office memorandum और मंडल कमीशन। So हमने उस केस स्टडी से ये सीखा था that only one person cannot take any political decision. We noted the role of the prime minister in taking that decision. हमने देखा था
कि प्राइम मिनिस्टर का उस डिसीजन को लेने में क्या रोल था, बट इवन ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन अगर उन्हें लोकसभा से सपोर्ट नहीं मिलता. So friends, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. Government के different levels पे हमें ऐसे functionaries मिलते हैं, officials मिलते हैं, जो day-to-day decisions में part तो लेते हैं लेकिन उनको supreme power नहीं. इस तरह से आपको यहाँ वीडियो मिल सकते हैं, है ना. अब इंटरेक्टिव देखते हैं थोड़ा सा. इंटरेक्टिव का मतलब टीचर स्टूडेंट का दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है इसमें. अब देखो जैसे इंटरेक्टिव, एक मिनट, हाँ, इसी चैप्टर के इंटरेक्टिव देखो, वेरी शॉर्ट आंसर. आपको इसमें अलग से बने हुए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. आप यहाँ देख सकते हैं, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे. एक बार ओपन होने दो इसको. इसमें शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं. अब जैसे कई बार देखो, मैं जब पेपर बनाता हूं ना, तो मुझे कितनी आसानी हो जाती है. मैं यहाँ सीधे दीक्षा पे आता हूँ, बने बनाए क्वेश्चंस मुझे मिल जाते हैं, मैं यहीं से उन क्वेश्चंस को उठा लेता हूँ. ये अच्छा भी है ना अपने लिए कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, और हमारे पास एक ऐसा सोर्स जो गवर्नमेंट का खुद का है, ऑफिशियल है. जैसे देखो इसमें देखो, हु इज यूजुअली अपॉइंटेड एज द सीजेआई ऑफ इंडिया. सीजेआई ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया जाता है, इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप. देखो ऊपर दे रखा है सॉल्यूशन. वैसे फर्स्ट क्वेश्चन का बताता हूं एक बार, एक मिनट. ये सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर था ये. देखो ये, हु हैज एन अथॉरिटी टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन सी चीज है जो हटा सकती है, तो इसका आंसर है पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, तो सॉल्यूशन देखो, द बॉडी ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट दैट एग्जीक्यूट द लॉज. जो कानूनों को अप्लाई करती है, ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. नेक्स्ट इस तरह से, व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसे कहा जाता है, आंसर द बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स दैट टुगेदर रन्स द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट, एक सरकार की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो एक साथ मिलकर के काम करती है, तो उसे क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स. आफ्टर दैट नेक्स्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द टर्म ऑफ द लोक सभा बी एक्सटेंडेड. वो कौन सी परिस्थितियां हैं या किन परिस्थितियों के अंडर अनुसार लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, तो कौन सी इमरजेंसी वाली कंडीशन हो सकती है, नेशनल इमरजेंसी. इसके बाद देखो, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे, है ना. वापस से इसी पे चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें है. चलो मल्टीपल क्वेश्चन देखते हैं. देखिए आपने कितना पढ़ा है, चलो मैं टेस्ट भी ले लूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा, है ना. जवाब देना, पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद में जवाब देना, और फिर चेक करना देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर सही है क्या. जैसे अब इसमें, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. भारत की जो सुरक्षा बल है भारत के, उनका सुप्रीम कमांडर कौन है, जवाब दो फटाफट से. द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट और कोई जवाब. ओके प्रेसिडेंट. श्योर हो प्रेसिडेंट, श्योर. यस सर. ओके, मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर किया है, प्रेसिडेंट के ऊपर क्लिक किया है. अब देखते हैं इसका क्या जवाब होता है. राइट आंसर है आपका. ओके चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ध्यान से सुनो, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर. अरे प्रेसिडेंट को छोड़ दिया आपने, सोच लो कोई प्रेसिडेंट हो तो. प्रेसिडेंट, फर्स्ट द प्रेसिडेंट, सेकंड द प्राइम मिनिस्टर, थर्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स, फोर्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बताइए बताइए,
सभी लोग बताइए, अपने मन से बोलिए, कोई बात नहीं, अगर गलत भी होता है तो बोलिए, लेकिन जरूर। प्राइम सर मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट का हेड तो प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को क्लिक किया है, आगे बढ़ रहा हूँ। राइट आंसर, वेरी गुड, मतलब पढ़ा है आपने। अब हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? हेड ऑफ द स्टेट कौन है बताइए? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। सर प्रेसिडेंट। पक्का प्रेसिडेंट? यस सर। ओके, प्रेसिडेंट, राइट आंसर। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे क्विज है तो। बाय whom was the मंडल कमीशन हेडेड? मंडल कमीशन बीपी का मंडल। प्रमुख तो कौन था? बीपी मंडल। वीपी मंडल। बीपी मंडल। अच्छा, ये मंडल लिखा हुआ है इसलिए मंडल को मंडल से मिला दिया है और कमंडल बना नो सर, दिया। पढ़े थे। हाँ, पढ़ा था, वेरी गुड। बीपी मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। क्लिक किया इसको मैंने, राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर देयर इन लोकसभा? लोकसभा में कितने मेंबर है टोटल, बताओ? 545। 545। एक आंसर आया, 545। एक आंसर आया है, गलत हो सकता है। और थोड़ा सोचो, देखो, समझो, अच्छे से जानो। ओके, 545 करता हूं, ठीक है, 545 राइट आंसर। नेक्स्ट, 5 में से 5 स्कोर मिले हैं आप लोगों को, पता है? वेरी गुड, अच्छा प्रयास किया आपने। उसके बाद में देखो, ये हमने मल्टीपल की बात करी। अब देखो, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में यहाँ कुछ दिया हुआ है, तो इसको आप क्लिक करके देखें, ओपन करें कि क्या है इसमें। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो देखो, यहाँ कई बार देखो आपको लेसन प्लान भी मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी मिलेगी। जैसे इसमें देखो, इसमें बता रखा है व्हाट इज पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या है। तो देखो आंसर है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। बहुत इजी में आंसर है, तो आप इसको पढ़ के समझ भी लेंगे ना, तो आंसर आप भी बता देंगे। पार्लियामेंट क्या है, तो आप कहेंगे, यहाँ इस पर ध्यान दो, पार्लियामेंट एक बॉडी है। कौन सी बॉडी है? लॉ मेकिंग बॉडी है। कैसी है? सुप्रीम है, यानी लॉ मेकिंग करने वाली एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप में सुप्रीम है। और कहाँ? भारत में। नेक्स्ट देखो, इसी में, नेम द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बताइए, कौन बताएगा? देखे, 2 हाउसेस का नाम, दोनों हाउसेस का नाम बताइए। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताओ, जुडिशरी का मतलब क्या समझते हो आप? जुडिशरी का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं, कोशिश करो, एक बार कोशिश करो, सही गलत बस बोलने की कोशिश करो। व्हाट डू यू मीन सर बाय जुडिशरी? एक जुडिशरी इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। डिसीजन मेकिंग बॉडी। और वेरी गुड, अच्छा है, डिसीजन मेकिंग बॉडी भी आप कह सकते हो, बट मेन काम क्या है इसका? ये इंटरप्रेट करता है, किसको 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 इंटरप्रेट करता है? कोर्ट, है ना? हाँ, अब देखो, यहां देखो, इसका आंसर कितना इजी है। आपने जितना सोचा ना उतना इजी नहीं है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। सभी जितनी भी अदालतें हैं जो विभिन्न स्तर पे बनी हुई हैं किसी देश में, अगर वो एक साथ हम उनको देखें तो वो क्या है? जुडिशरी है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव का मतलब आप क्या समझते हैं? जो लोग, हाँ बोलो। लॉ अप्लाइंग वो एग्जीक्यूट द लॉज। एग्जीक्यूट द लॉ, राइट, बहुत अच्छा जवाब दिया है। आप इसको देखिए, अब आप देखो, आप आसपास हैं, अगर आप थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आप इसका जवाब बड़े अच्छे से दे सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट लेवल पे डिसीजंस लेती है ना? जैसे लेजिस्लेचर है तो वो कई कानून बनाते हैं। अब उन कानून के बिहाफ पे लोगों के अच्छे कार्य करने के लिए, लोगों के अच्छे काम के लिए उन कामों को एग्जीक्यूट कौन करेगा, फंक्शनाइज्ड कौन करेगा? तो वो करेगी कौन? एग्जीक्यूटिव। तो ये यहाँ लिखा है, अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज टेक डे टू डे डिसीजंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ध्यान रखें इस बात का,
एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ले सकती हैं, बट ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगी जो लोगों के ऊपर राज करने वाली जैसी हो, यानी वह राजा की तरह बिहेव नहीं करेगी, वह लोगों के अच्छे के लिए करेगी। नेक्स्ट, हु आर सिविल सर्वेंट, बताइए सिविल सर्वेंट कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट कौन होते हैं बताइए, फटाफट से जल्दी बताइए। सर यस, sir those officer who pass UPSC examination. Yes, sir. very good. Sir, like IAS, IPS officers. यस, sir, आपने I काफी ठीक बताया है। और ये सभी जो सिविल सर्वेंट्स है, सिविल सर्वेंट्स का मतलब है कॉमन पीपल्स के लिए ये काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, और जो लॉज बनाए जाते हैं उनको अप्लाई करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। तो देखो आपने सही कहा, पीपल्स हु आर अपॉइंटेड, जिन्हें नियुक्त किया जाता है, और इन लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। ध्यान रखो सिविल सर्वेंट में और पॉलिटिकल लीडर्स में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स हर 5 साल में बनाए जाते हैं, जबकि सिविल सर्वेंट्स एक बार बनाया जाता है लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म बेसिस आर कॉल्ड द सिविल सर्वेंट और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब देखो आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन जब आप दीक्षा ऐप पे इसको पढ़ेंगे तो बताओ कितना इजी आंसर है। पीपल यानी सिविल सर्वेंट्स कौन है, तो आप इसका जवाब देंगे दोज पीपल who are appointed on a long term basis are called the civil servant or permanent executive. Next, what do you mean by public interest litigation? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक कहानी भी बताऊंगा छोटी सी कि PIL क्या होती है। PIL का आपको मिड डे मील की कहानी याद है जो मैंने आपको बताई थी एक बार 8th क्लास में? Yes sir. PIL के बारे में ही बताया था मैंने कि PIL बहुत गजब चीज है। PIL का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के लिए ही नहीं बल्कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए, कि ज्यादातर लोगों का उसमें कुछ फायदा हो या उनकी हेल्प हो। जैसे मैंने एक केस बताया था आपको, सुशील कुमार बनाम बिहार, सुशील कुमार वर्सेस बिहार, पानी वाली बात याद है? सुशील कुमार वर्सेस बिहार स्टेट केस। उस केस में क्या हुआ था? उस केस में सुशील कुमार जो बिहार के गांव में रहता था, उसे तालाब के पानी का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था और उस पर रोक लगाई गई थी। तो सुशील कुमार ने बिहार केस लगा दिया था कि पानी हमारा जीवन का अधिकार है, राइट टू लिविंग का अधिकार है हमारा, आपने कैसे उसको बैन कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या निर्णय दिया था? उसने निर्णय दिया था कि भोजन, जल, वायु अगर ये स्वच्छ स्वस्थ नहीं होंगे तो यह व्यक्ति के राइट्स का हनन माना जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। तो PIL क्या है? एक लिटिगेशन है। अब इसको समझिए, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट्स, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट, अगर ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कामों के द्वारा अगर लोगों के रुचिकर काम में या लोगों के भलाई के खिलाफ कोई चीजें हो रही हैं, तो कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति, ये जरूरी नहीं है कि उसी के साथ ऐसा हो रहा हो, नहीं, कोई भी व्यक्ति याचिका कोर्ट में लगा सकता है, लिटिगेशन दायर कर सकता है। इसी को बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा मैं आपको बताऊं, मिड डे मील। मिड डे मील भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से ही 2005 में हमारे भारत में शुरू हुआ। और इसके पीछे वजह क्या थी? जब ये देखा गया कि ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ड्रॉप आउट्स दैट मीन्स दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट गोइंग टू द स्कूल, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं स्कूल। तो ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे थे। गवर्नमेंट के सामने समस्या थी कि क्या किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास एक याचिका आई और याचिका में ये कहा गया कि बहुत से बच्चे गरीबी के कारण छोड़ रहे हैं, उन्हें टाइम पे भोजन नहीं मिलता, समय पे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर
मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना शुरू की सरकारी विद्यालयों में कि बच्चों को एक टाइम दिया जाए। उसकी वजह से दो फायदे हुए। पहला फायदा क्या हुआ? पहला प्रॉफिट ये हुआ कि बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़ी मिड डे मील की वजह से। दूसरा फायदा क्या हुआ? सरकार के द्वारा न्यूट्रिशंस दिए गए, तो बच्चों की जो बीमारियां थी, ऐसी बीमारियां जो भोजन की कमी की वजह से होती थी, वो भी दूर हुई। ठीक है, इसके बाद में आप और भी इसमें देख सकते हैं, मैं केवल आपको बता रहा हूं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, ये इंटरेक्टिव सेशन था, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखो ये टेक्स्ट बुक है, आपको यहाँ मिल जाएगी। जब डॉक्यूमेंट्स में आएंगे ई टेक्स्ट बुक, तो ये आपका ये यहाँ चैप्टर, देखो पूरा चैप्टर होगा ये देखो ये पूरा चैप्टर है आपका, देखो ये सारा चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लर्निंग रिसोर्सेज, ये बहुत गजब चीज है, ध्यान रखना, ये बहुत शानदार है। मुझे इस पूरे दीक्षा ऐप में सबसे अच्छी चीज यही लगती है। एक तो लर्निंग रिसोर्सेज लगती है, एक एक्सप्लेनेशन कंटेंट, जो मैंने अभी बताया नहीं है, मैं बताऊंगा, देखो उसको भी, जो उससे पहले आती है ना, ये इंटरेक्टिव सेशन में है वो। ओके, अब इसको देखो एक बार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार तो इसमें बहुत एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार नॉर्मली ऐसे बता दिया जाता है। जैसे ये देखो, इसको आप पढ़ोगे ना कि हमारा पर्पस क्या है इसको पढ़ने का, तो इसमें बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंस्ड द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उनको आप एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके कामों को देख सकते हैं, और एक तरह से एक्सपीरियंस महसूस कर सकते हैं कि कैसे लोकल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, डेली टू डेली लाइफ में वो कैसे काम कर रहे हैं। स्किल्स क्या क्या बढ़ेगी? कॉम्प्रीहेंडिंग, यानी आप समझ विकसित होगी आपकी। एनालाइजिंग, आप विश्लेषण कर सकते हैं। एवेल्युएटिंग, आप मूल्यांकन कर सकते हैं। अप्लाइंग, आप उन्हें अपने जीवन में ढाल सकते हैं। अब ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे ना, तब देखो आपको जब पढ़ाई करने की बात होती है ना, तो रिलैक्स माइंड होकर के पढ़ना ही होता है। जैसे अब देखो कितनी अच्छी चीज बता रखी है, बाय रिकॉलिंग योर विजिट टू ए म्युनिसिपैलिटी राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। आप एक नगर निगम में गए, जो नगर में प्रशासन का काम देखती है, वहां पे 3 लोगों को लेकर के आपको एक फंक्शंस बताने हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। जैसे मेयर का काम, काउंसिलर का काम, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का काम। देखो मेयर का काम, देखो ये इनको बताना है, फिर काउंसिलर के काम बताना है, और फिर सीनियर इसके काम बताना है। क्या क्या आपने इसमें सीखा? इलेक्शन कैसे होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कैसे होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का कैसे होता है, आंसर यानी वो आंसरलेबिलिटी का मतलब होता है, आंसर एबिलिटी का मतलब होता है उत्तर देने की योग्यता किसमें अच्छी होती है, एक नेता में अच्छी होती है या एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी सिविल सर्वेंट में होती है। एग्जाम्पल बताओ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, उसका एग्जाम्पल, फिर यहाँ एग्जाम्पल। जब ये एक्टिविटी आप करोगे ना, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर देखो यहाँ पे इवेलुएट किया जा रहा है आप ही के साथ में, केवल एक सेंटेंस दे रखा है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस बात को आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ ये बात सही है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो देखो ये जो एक्टिविटी है, अब देखो इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जरा मैं वापस से बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ बता रखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा इन 5 पॉइंट्स। जब दोनों की आप कंपैरिजन करोगे ना, जैसे देखो मैं कंपैरिजन करूं, लोकसभा इज क्या बोलेंगे इसको, जैसे ये परमानेंट है, तो ये परमानेंट नहीं है। लोकसभा परमानेंट सदन नहीं है, यानी परमानेंट हाउस नहीं है ना। दूसरा, इसके मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स 545 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552। राज्यसभा के कितने हैं, 250। लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, 5 ईयर। राज्यसभा, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, बल्कि इसके मेंबर्स का कार्यकाल है, वो भी 6 वर्ष है। यानी लोकसभा का कार्यकाल हर 5 वर्ष बाद लोकसभा को दोबारा से इलेक्ट किया जाता है, जबकि राज्यसभा परमानेंट रहती है। लोकसभा का हेड कौन होता है, मेंबर होता है, उसी में जो उसी का मेंबर होता है उसी को उसका हेड बनाया जाता है। और जब राज्यसभा की बात करते हैं तो जो वॉइस प्रेसिडेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, वॉइस प्रेसिडेंट उसका एक तरह से माना हुआ चीफ होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको दीक्षा में मिल सकती है। तो आज मेरे कहने से, या जब भी आपको पढ़ना हो,
ये जो पहला हमने ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वाला जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, इसके क्वेश्चन और आंसर आपको अब इसी से करने हैं। देखो मैं बता देता हूं आपको कहाँ से करने हैं। ये जो सारे आंसर है वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है, मल्टीपल है, उसके बाद में यहाँ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के दे रखे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का बता रखा है थोड़ा सा। तो इनको सबको एक बार ओपन कर करके देखना कि इनमें क्या क्या है। जैसे मैं बताता हूँ, इसको ओपन करके, कोई सा भी ओपन करके देखो, कुछ ना कुछ हमारे लिए ऐसी चीज है जो हमारे बहुत फ्रूटफुल रह सकती है हमारे लिए, है ना। जस्ट देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन इंडिया व्हाट इज द नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल। जो नेशनल असेंबली है उसको हम क्या बोलते हैं इंडिया में, तो पार्लियामेंट बोलते हैं। ये लो, ये क्लिक, ये राइट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे एक एक क्वेश्चन ऐसे भी दे रखे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए और यहीं से अब इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं पढ़ाता तो हूँ ही आपको, लेकिन ये आपके टीचर की तरह ही आपकी मदद करेगी। ये जो वेबसाइट है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको जरूर इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सारे क्वेश्चन आंसर इसमें बता रखे हैं, ठीक है बेटा। और दोबारा जब क्लास होगी तो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। एक मिनट रुकिए।